नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल। खबरों की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। सीएम धामी ने आज सबसे पहले पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम में भी प्रतिभाग किया, जहां उन्होंने सैकड़ों कार्यकर्ताओं नेताओं के साथ मन की बात को सुना है। उसके बाद सीएम धामी आज शहीद स्मरण समारोह में भी प्रतिभाग करेंगे, जहाँ वो शहीदों को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। इसके बाद सीएम धामी देवभूमि कल्चरल फेस्टिवल 2025 में शिरकत करेंगे। वहीं वो लगभग 3:30 बजे बद्रीनाथ धाम के लिए प्रस्थान भी करेंगे, जहां वो भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर आशीर्वाद भी लेंगे। तो ऐसे में आज मुख्यमंत्री कई कार्यक्रमों में शिरकत भी करेंगे और देवभूमि कल्चरल फेस्टिवल 2025 में वो प्रतिभाग करेंगे। इसी के साथ ही बद्रीनाथ धाम में भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचेंगे, जहां पर वो दर्शन पूजन करेंगे और साथ ही जो निर्माण कार्य चल रहे हैं उनका भी जायजा लेंगे। और संवाददाता योगेश आर्य हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। योगेश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह के कार्यक्रम आज लगे हुए हैं धामी के? देखिए विशाल, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सर्वप्रथम तो सबसे पहले जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा आयोजित आज जो मन की बात है उस कार्यक्रम में प्रतिभाग कर उसको सुनने का काम किया है। उसके बाद मुख्यमंत्री पौड़ी गढ़वाल पहुंचे हैं, जहां पर शहीद स्मरण समारोह में प्रतिभाग कर रहे हैं। वहीं अगर देखा जाए तो कार्यक्रमों की अगर श्रृंखला की बात करी जाए तो देवभूमि कल्चर फेस्टिवल 2025 में भी आज प्रतिभाग करने के लिए वह चमोली बद्रीनाथ प्लाजा में जाएंगे, जहां पर वह इस कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे और अपना संबोधन रखेंगे। वहीं उनका आज कार्यक्रम जो है बद्रीनाथ धाम में दर्शन पूजन का भी आरक्षित किया गया है, तो वह वहां पहुंचेंगे और दर्शन पूजा करेंगे, क्योंकि अब बद्रीनाथ धाम के जो है नवंबर में कपाट बंद होने हैं, लेकिन आज उन्होंने इसको चलते हुए विशेष पूजा का वहां पर समय रखा है, जिसमें जाकर के वह पूजा अर्चना करेंगे। उसके बाद वे देहरादून शासकीय कार्यालय के लिए मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय पर पहुंचेंगे, जहां पर जो है कुछ लोगों से मुलाकात का समय जो है आरक्षित रखा गया है। इसके साथ साथ जो है वहां पर शासकीय कार्यों के लिए उपलब्ध रहेंगे। जी योगेश, मन की बात कार्यक्रम भी मुख्यमंत्री धामी ने सुना है प्रधानमंत्री का, और क्या कुछ इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा है? देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मन की बात के कार्यक्रम को सुनने के साथ ही उन्होंने इसको लेकर कहा कि प्रधानमंत्री जो है क्षेत्र में चाहे वो किसी भी राज्य में किसी भी कोने में किसी भी कार्य से जुड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन उनके कार्य की जो क्षमता है उसको पहचानते हैं, उसको लेकर के वह हमेशा नए नए एपिसोड में बात करते हैं और निश्चित तौर पर वह एक नई पहचान देने का काम करते हैं। और यही आज मन की बात में भी देखने को मिल रहा है। तो निश्चित तौर पर उन्होंने कहा है उसको लेकर के, और उसके साथ साथ अब वह अन्य कार्यक्रमों में शामिल होंगे, वहां पर किस तरह से वह संबोधन करते हैं, किन बातों को रखते हैं वो देखना होगा। इसके साथ साथ आज राज्य की खुशहाली के लिए जिस तरह से वे पूजा अर्चना के लिए भी जा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर ये बड़ा पल है। जी, लेकिन कल्चर फेस्टिवल जो उत्तराखंड में लगातार जारी है योगेश, उस पर भी खासा फोकस है धामी सरकार का, और ऐसे कार्यक्रमों में शिरकत भी करते हैं। किस तरह से मोटिवेशन उन लोगों तक मिलती है जो इसमें अपने काम को दर्शाते हैं? देखिए बिल्कुल, जिस तरह से देखा जाए कि देवभूमि कल्चर का जो है उसको लेकर के जो फेस्टिवल ये हो रहा है, इसमें कहीं ना कहीं जो कल्चर से जुड़े लोग हैं उनको प्रोत्साहित करने का काम जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के समय समय पर करते रहते हैं। उस तरह के आयोजनों में वो भाग करते हैं, उनका हौसला अफजाई करने का काम करते हैं, ताकि आने वाले वक्त में वह अपने कल्चर से जुड़े रहे, अपनी भूमि की परंपरा से जुड़े रहे। तो उसी के क्रम में जो है आज ये भी कार्यक्रम है और उसमें शामिल होकर वह उनको जो है प्रोत्साहित करने का काम करेंगे। और निश्चित तौर पर ये जो है कलाकारों के लिए भी जो कल्चर से जुड़े उनके लिए भी जो है ये बेहद महत्वपूर्ण पल होता है कि एक सूबे का मुखिया जो है उनके जो है काम को सराहने का काम करता है। जी जी बिल्कुल योगेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। पूर्व सीएम हरीश रावत आज लक्सर दौरे पर रहे हैं और इस दौरान उनके साथ कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारी कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। हरीश रावत लक्सर से सुल्तानपुर में सैकड़ों समर्थकों के साथ पैदल मार्च के लिए निकले हुए हैं, जहां कांग्रेस वोट चोर गद्दी छोड़ की मुहिम के साथ बढ़ती बेरोजगारी और पेपर चोरी के मुद्दों के साथ सरकार के खिलाफ विरोध जताएगी। यदि आपने मुझे टोटली रिजेक्ट नहीं किया है तो एक बार जरा कुर्सी पर हाथ उठा करके मैं कहूंगा वोट चोर, और आप कहेंगे गद्दी छोड़। वोट चोर, गद्दी छोड़। तो लक्सर दौरे पर हैं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और इस दौरान वो ये मुहिम भी चला रहे हैं कि वोट चोर गद्दी छोड़।
और संवाददाता परवेश राय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। परवेश, किस तरह की ये मुहिम अभी जारी है, और क्योंकि हरीश रावत लगातार हरिद्वार के दौरे कर रहे हैं, लक्सर क्षेत्र में घूम रहे हैं, लोगों को बता भी रहे हैं किस तरह से वोट चोर और इस तरह के फायदे और नुकसान जो है वो गिनाते हुए नजर आ रहे हैं, किस तरह का जो माहौल है वो बनता हुआ नजर आ रहा है अब? जी विशाल, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से कांग्रेस की ये अभियान जारी है और जिस तरीके से राहुल गांधी के निर्देशन में ये अभियान जारी है, उसी के तहत अभी बीते कुछ समय पहले शैलजा प्रदेश प्रभारी उत्तराखंड भी पहुंची थी उत्तराखंड में, और लगातार जो है हरिद्वार की ओर और लक्सर की ओर तो ये कांग्रेस के पदाधिकारी और बड़े बड़े नेता रुक कर रहे हैं 2027 के चुनाव को देखते हुए। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का आज लक्सर का दौरा है और साफ तौर से जो ये कांग्रेस का अभियान है वोट चोर गद्दी चोर की मुहिम के तहत लगातार बढ़ती बेरोजगारी और पेपर पे चोरी के मुद्दे के साथ ये लगातार जो है अभियान चलाया जा रहा है। और इसी को देखते हुए जो आज जो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत है लक्सर के दौरे पर, और लक्सर के दौरे पर वो साफ तौर से 2 बजे कुहारी से अली चौक से सुल्तानपुर तक पैदल मार्च भी निकालेंगे। और भाजपा के खिलाफ जो है 2027 चुनाव से पहले कहीं ना कहीं कांग्रेस ने प्रदेश में मोर्चा खोलना शुरू कर दिया। और कहीं ना कहीं ये भी कहना गलत नहीं होगा कि हरिद्वार में जिस तरीके से देखा गया है कि लगभग 11 से 12 विधानसभाएं हैं और उसमें लगभग जो है 5 से 6 कांग्रेस के विधायक भी हैं। तो अब देखना होगा कि आने वाले समय में किस तरीके से ये जो पलड़ा है ये भारी होगा या कांग्रेस का फिर वापस ये डगमगाएगा। 2027 के चुनाव को देखते हुए लगातार जो है कांग्रेस तैयारियों में जुटी हुई है। लेकिन परवेश, जिस तरह से अब ये माहौल भी बनाने की कोशिश की जा रही है और ये भी देखा जा रहा है कि हरिद्वार पर खासा फोकस जो है वो कांग्रेस कर रही है, इसके क्या कुछ पीछे के कारण पता चल पा रहे हैं? जी विशाल, आपको बता दें कि जिस तरीके से हरिद्वार धर्मनगरी के नाम से जानी जाती है और उत्तराखंड कहीं ना कहीं देवों के नगरी के नाम से जानी जाती है, और अगर उत्तराखंड में प्रवेश करना है तो कहीं ना कहीं हरिद्वार से ही जो है आपको प्रवेश करना होगा। जिस तरीके से देखा गया कि उत्तर प्रदेश का बॉर्डर भी यहीं से लगता है, तो यहाँ से ऐसा माना जा सकता है कि जिस तरीके से कांग्रेस को अगर उत्तराखंड में कहीं ना कहीं अगर अपनी सरकार बनानी है तो हरिद्वार से ही वो लेकर के चलना पड़ेगा, जो अपनी विधानसभाओं को है में बढ़त लेनी होगी। तो जिसके तहत लगातार जो है कांग्रेस के पदाधिकारी और बड़े बड़े नेता जो है लगातार हरिद्वार पर है, और देखना होगा कि आने वाले समय में कई और बड़े नेता कौन हरिद्वार में पहुंचते हैं। जी बिल्कुल परवेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। लक्सर में 2 पक्षों में खूब लाठी डंडे चले और ऐसे में यह भी देखा गया कि पथराव भी दोनों पक्षों में हुआ। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने 8 लोगों को हिरासत में लेकर शांति व्यवस्था प्रभावित करने की धाराओं में कार्रवाई भी की है। बता दें कि लादपुर गांव में पुरानी रंजिश और 2 पक्षों में सड़क बनाने को लेकर विवाद हुआ था, जिसमें जमकर लाठी डंडे और पत्थर चले। सभी 8 व्यक्तियों के खिलाफ पुलिस ने धारा 170B NS की धाराओं में मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। उत्तराखंड राज्य अपने 25 साल पूरे कर रहा है और ऐसे में पूरी तरह सेलिब्रेशन की तैयारियां भी हैं। राज्य सरकार इसको लेकर व्यापक इंतजार करने पर भी जोर दे रही है। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस को एक बड़े सेलिब्रेशन के रूप में मनाने की तैयारी चल रही है। इस बार का राज्य स्थापना दिवस इसलिए भी खास है क्योंकि उत्तराखंड राज्य गठन को 25 साल पूरे होने जा रहे हैं, यानी ये रजत जयंती वर्ष है। ऐसे में राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री तक के दौरे प्रस्तावित हैं, जिसके बाद इन VVIP मूवमेंट के मायने भी निकाले जा रहे हैं। एक तरफ राज्य गठन के 25 साल पूरे होने को हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आगामी 2027 विधानसभा चुनाव के लिए भी बीजेपी बिगुल फूंकने की तैयारी में है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि राज्य स्थापना दिवस के मौके को भुनाते हुए सरकार प्रदेशवासियों को कुछ बड़ी सौगात देकर विधानसभा चुनाव 2027 के लिए मील का पत्थर गढ़ सकती है। ऐसे में विशेष सत्र में राष्ट्रपति की मौजूदगी और PM मोदी के दौरे प्रदेश के रजत जयंती के अवसर पर 4 चांद लगा सकते हैं। वैसे इस बार राज्य स्थापना दिवस को लेकर इसलिए भी ज्यादा कयास लगाए जा रहे हैं क्योंकि इस स्थापना दिवस से पहले प्रदेश सरकार ने 3 और 4 नवंबर को विशेष सत्र बुलाया है। इस विशेष सत्र में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल हो सकती हैं। उत्तराखंड के इतिहास में ये पहली बार हो रहा है कि उत्तराखंड के स्थापना दिवस से पहले विशेष सत्र बुलाया जा रहा हो। इसी बीच विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने बताया कि आगामी 3 और 4 नवंबर को उत्तराखंड विधानसभा का विशेष सत्र आहूत किया जा रहा है।
जो कि देहरादून में आयोजित किया जाना है। इसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के रहने की संभावनाएं हैं, लेकिन ये जिस तरह से राज्य की स्थापना से जुड़ा मुद्दा एक बड़ा संवैधानिक विषय है और राष्ट्रपति संवैधानिक प्रणाली के सबसे प्रमुख स्तंभ है, ऐसे में राज्य में स्थापना स्तर पर कोई बड़ा अगर फैसला लेना है तो उसमें राष्ट्रपति की मौजूदगी एक बड़ा संकेत देती है। लिहाजा विशेष सत्र को लेकर सभी की निगाहें टिकी हैं। कांग्रेस प्रदेश के रजत जयंती के अवसर को लेकर और विशेष सत्र को लेकर तैयारियों में जुटी है, लेकिन कांग्रेस का एक तरफ ये भी मानना है कि राज्य का गठन जिन मुद्दों को लेकर हुआ था वो आज 25 साल पूरे होने पर भी अधूरे हैं। आज भी पहाड़ों में मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। विशेषकर आज तक राज्य को उसकी गैरसैंण के रूप में राजधानी नहीं मिल पाई है, जो कहीं न कहीं आज भी पहाड़ों में विकास को रोके हुए है। लेकिन सरकार अगर इस सत्र के दौरान इन मुद्दों पर बात करेगी और कुछ निर्णय लेगी तो स्वागत योग्य बात होगी। देखिए, ये उत्तराखंड राज्य हमारे आंदोलनकारियों की, हमारी मातृशक्ति की त्याग, तपस्या और बलिदान के बाद बना है। हमारे नौजवानों ने इसके लिए अपनी शहादतें दी हैं और बलिदान के बाद बने राज्य में आज भी आप देख ली तमाम जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो ज्वलंत मुद्दे राज्य गठन को लेकर के थे, वो आज ज्यों के त्यों हैं। सबसे बड़ी बात तो राजधानी गैरसैंण में बननी चाहिए थी, वो आज तक नहीं बनी है और उस पर लगातार सरकार टाल मटोल कर रही है। अब जो विधानसभा का विशेष सत्र हो रहा है वो गैरसैंण में आयोजित होना चाहिए, तभी हमारे शहीदों को, राज्य आंदोलनकारियों को जो है हम समझेंगे कि सरकार जो है उस रास्ते पे आगे बढ़ना चाहती है। और अगर सरकार केवल जो है खाना पूर्ति के लिए ये सत्र बुला रही है तो फिर उसके कोई मायने नहीं है। उत्तराखंड बेशक राज्य गठन के 25 वर्षों को रजत जयंती के रूप में मनाने जा रहा हो, लेकिन आज भी पहाड़ों की वो लचर स्वास्थ्य सुविधा, कई गांव तक सड़कों का ना पहुंचना, लोगों का पलायन करना, बेरोजगार चरम पर होना, महिला अपराधों में वृद्धि होना और गैरसैंण का राजधानी ना होना आज भी कई सवालों को जन्म दे रहा है। खास बात ये रहेगी कि सरकार और विपक्ष इन मुद्दों पर एक साथ आकर विशेष सत्र में चर्चा करेंगे और समाधान को लेकर रूपरेखा तैयार करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। उत्तराखंड में जब से स्मार्ट मीटर लगाने की कवायद शुरू हुई है तब से लेकर अब तक लगातार विरोध प्रदर्शन देखा जा रहा है और इस बार पौड़ी में ये विरोध हुआ है, जहां पर लोगों का कहना है कि जबरदस्ती स्मार्ट मीटर लगाने का दबाव बनाया जा रहा है। इस रिपोर्ट में देखिए। पौड़ी के कोटद्वार में स्मार्ट मीटर लगाए जाने के खिलाफ जनता का विरोध लगातार जारी है। निवासियों का आरोप है कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद से उनके बिजली के बिल कई गुना बढ़ गए हैं, जिससे उन पर भारी आर्थिक बोझ पड़ रहा है। स्थानीय लोगों और एडवोकेट महेश नेगी ने इस विरोध प्रदर्शन में भाग लिया। जनता के हितों को नहीं देख रही है और ये जनता को ठगने में लगी हुई है, जनता को खून चूसने में लगी हुई है। हम इस सरकार की घोर निंदा करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि ये जो स्मार्ट मीटर आपने लगाए हैं इनको तुरंत उतारें और किसी के घर में भी जो मीटर अपना लगाएं और जो जहां मीटर लगे इनको तुरंत आज ही उखाड़ करके ले जाए। अगर आप इसको नहीं उखाड़ेंगे तो जनता जो है आपके खिलाफ आंदोलन करके आपको गद्दी से उतारने का काम करेगी और 2027 में आप सत्ताविहीन हो जाओगे। आरोप है कि पुराने मीटर सही से काम कर रहे थे, लेकिन उन्हें जबरदस्ती हटाकर स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि बिजली विभाग के कर्मचारी स्मार्ट मीटर लगाने के लिए दबाव बना रहे हैं और धमकी दे रहे हैं कि अगर मीटर नहीं लगवाए गए तो भारी जुर्माना लगाया जाएगा। देखिए, जनता का शोषण तो ये सरकार लगातार करती चली आ रही है और स्मार्ट मीटर लगाकर जनता का इस तरह से शोषण किया है कि जनता बेहाल हो रही है और हम चाहते हैं कि स्मार्ट मीटर तुरंत हटे। अगर सरकार के द्वारा या विद्युत विभाग के द्वारा मीटर नहीं हटाए जाते हैं तो जनता अपने हाथों से हटाने के लिए मजबूर होगी और अपने पुराने मीटर के बहाल करने की मांग करेगी और इन मीटरों को हटाकर अपने मीटर खरीद कर लगाएगी। कोटद्वार के लोगों ने कई बार प्रदर्शन किया है, जिसमें विद्युत कार्यालय पर धरना देना भी शामिल है। खबरों के अनुसार लोगों ने 25 अक्टूबर को ऊर्जा निगम और सरकार का पुतला फूंका, क्योंकि उनकी शिकायतों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। बिल्कुल 37 दिन हो गए धरना प्रदर्शन के लिए। स्मार्ट मीटर के खिलाफ जो धरना प्रदर्शन आम जनता का चल रहा है यहाँ पे, और हम लोग भी हमेशा उन लोग के साथ खड़े रहते हैं स्मार्ट मीटर के इसमें।
जनता बहुत ज्यादा पीड़ित है। 5 गुना बिल आ रहे हैं इसमें। तो हम यही चाहते हैं सरकार को कि ये जो स्मार्ट मीटर है ये आप तुरंत इसको हटाइए, और जितने भी स्मार्ट मीटर लगे हुए हैं वो लोग भी बहुत परेशान है, तो जो पुराने मीटर हैं उनको आप दोबारा से लागू कीजिए, और ये स्मार्ट मीटर को आप लोग को हटाना पड़ेगा। बहुत ज्यादा गरीब जनता ज्यादा पीड़ित है, जो सक्षम है वो लोग भी परेशान है, क्योंकि उनको पता ही नहीं था कि ये नहीं लगने चाहिए थे, और लोगों को डरा धमका कर बाहर के ठेकेदारों ने जबरदस्ती स्मार्ट मीटर लगा दिया। अब लोगों को होश आ रहा है, पहले जागरूकता नहीं थी। हम लोग तो फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, और अब घर घर हस्ताक्षर अभियान भी हम लोगों ने शुरू कर दिया है। प्रत्येक वार्ड में जाकर हम अपनी कोटद्वार की जनता को बता रहे हैं कि आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप लोग ये स्मार्ट मीटर, कोई भी बाहरी ठेकेदार आ रहा है तो आप बिल्कुल उनको भगाइए, यहाँ से अपने घर से भगाइए और स्मार्ट मीटर ना लगने दीजिए। हम बार बार जनता को ये जागरूक कर रहे हैं, वो आपको डराएंगे धमकाएंगे, लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है। और जितने भी घरों में अब स्मार्ट मीटर लगे हैं, अभियान उसके लिए है कि वो स्मार्ट मीटर हटने चाहिए। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। बहुत गरीब जनता हमारी उत्तराखंड की नहीं है सक्षम देने के लिए 5 गुना ज्यादा बिल। तो हम यही चाहते हैं जितने स्मार्ट मीटर लगे वो सब भी निकालने, नहीं तो हम चेतावनी दे रहे हैं कि हम घर घर जाकर उन स्मार्ट मीटरों को निकाल के फेंकेंगे। कोटद्वार के अलावा उत्तराखंड के अन्य हिस्सों जैसे देहरादून और हरिद्वार में भी स्मार्ट मीटरों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुआ है। लोगों की मांग है कि पुराने मीटरों को वापस लगाया जाए, और जब तक स्मार्ट मीटर नहीं हटाए जाते तब तक उनका विरोध जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। लखवाड़ा बांध परियोजना से प्रभावित लोगों में भारी आक्रोश है, और ऐसे में धरना प्रदर्शन भी ये लोग करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी के साथ ही इनका साफ तौर पर कहना है कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। लखवाड़ बांध परियोजना उत्तराखंड में यमुना नदी पर एक बहुउद्देश्य परियोजना है, जिसका उद्देश्य सिंचाई, पेयजल और बिजली उत्पादन करना है। लेकिन परियोजना को लेकर विवाद हो रहा है। यमुना नदी पर बन रहे 300 मेगावाट क्षमता वाले लखवाड़ बांध को लेकर एक बार फिर विवाद गहरा गया है। सूत्री मांगे हैं, हमने ज्ञापन भी दे दिया है अभी डीजीएम साहब को। और ये जो पिछड़ा क्षेत्र है हमारा, ओबीसी और एसटी, एससी, यहाँ के लोग बहुत सीधे साधे हैं। 3 सालों से यहाँ अनलीगल काम चल रहा है, यानी कि अभी भूमि अधिग्रहण नहीं हुई है काश्तकारों की, और एल&टी कंपनी मजे से काम कर रहे हैं और बाहर के मजदूरों को ला रहे हैं। हमारा 1% भी आदमी यहाँ मजदूरी पे नहीं है। तो ये सारी मिली भगत जो है जल विद्युत निगम जो कार्यदायी संस्था है और कंपनी की है, कुछ हमारे क्षेत्र के लोग भी होंगे। तो आज बहुत आक्रोश में हमारा युवा वर्ग, क्षेत्र के बेरोजगार लोग जिनकी भूमि जा रही है, वो सारे लोग बहुत पीड़ित है कि हमारे घर में परियोजना, बहुत बड़ी परियोजना का काम चल रहा है और 1% में हमारे लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा। बांध परियोजना से प्रभावित किसानों ने अपनी जायज मांगों को लेकर डैम साइट पर धरना शुरू कर दिया है। किसानों का कहना है कि उन्हें अब तक परिसंपत्तियों का उचित मुआवजा नहीं मिला है, और स्थानीय युवाओं को बांध निर्माण में रोजगार भी नहीं दिया गया है। लखवाड़ बांध साइट पर बैठे ये ग्रामीण अब अपनी आवाज शासन प्रशासन तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। कि इसमें तो जो शासन प्रशासन है और हमारी यूजीवीएनएल जो कंपनी है, हमारी जो क्षेत्र की यूजीवीएनएल है, उसकी सबसे बड़ी लापरवाही है। देखो, अभी थोड़ी देर पहले आपसे वार्ता आपने सुनी भी है कि जो नई अधिग्रहण करी गई, पुरानी करी गई, जो भी आप दोबारा से इसका सर्वे कर रहे हैं, उसका एक तो कोई किसी क्षेत्र वासियों से डिस्कस नहीं किया गया कि भाई किसकी कितनी ज़मीन जा रही है। दूसरा, रोजगार की बात है। रोजगार जब तक आप हमें ये नहीं बताएंगे कि हमारा रोजगार कितने % जो अस्थायी है, भाई जो कंपनी काम कर रही है वो कितने % पे हमारे को आपने रखा। आप 70 पे रख रहे हो, 80 पे रख रहे हो, 10 पे रख रहे हो, 5 पे रख रहे हो, उसका जियो आपने अभी तक जारी नहीं किया कंपनी को। एग्रीमेंट में बोलते हैं, एग्रीमेंट हमें कौन दिखाएगा? भाई आप कंपनी ने जिसको टेंडर प्रोवाइड किया है सिंगल कंपनी को, तो आप उनसे लो ना, उनको दो, जियो की कॉपी हमें भी दो, उनको भी दो, उनसे भी हम अस्थायी काम लेंगे। जो अस्थायी रोजगार है, भाई अस्थायी रोजगार में तो अस्थायी देना पड़ेगा। पुरानी वैकेंसी को कह रहे हैं कि ठीक है वो हमने फ्रीज थी, उसे अनफ्रीज करा दी। 40 वैकेंसी से क्या होगा?
300 मेगावाट की परियोजना बन रही है। ड्रीम प्रोजेक्ट है उत्तराखंड सरकार और भारत सरकार का। भाई टिहरी में भी बना, वहाँ आज भी आरक्षण है। जो भी भर्ती आती है, जो जिस लेवल की आती है वहाँ आरक्षण है। हमें क्यों नहीं दी जा रही? हमारे बच्चे क्या करेंगे? प्रभावितों का आरोप है कि प्रशासन और निर्माणदायी कंपनी उनकी समस्याओं को लगातार नजरअंदाज कर रही है। कई बार ज्ञापन देने के बावजूद अब तक उनकी मांगों पर कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। ग्रामीणों का कहना है कि अगर जल्द समाधान नहीं निकला तो धरना अनिश्चित काल तक जारी रहेगा। और भी हमारी कई मांगे हैं, अब विस्तार से कुछ लोगों ने बताई भी। मैं संक्षिप्त में कहूँगा कि अगर कल तक शासन स्तर से, जिला स्तर से और कंपनी का कोई सक्षम व्यक्ति आता है तो हम वार्ता के लिए भी तैयार है। समाधान भी हो सकता है, नहीं तो अनिश्चितकालीन जो है ये चक्काजाम रहेगा। आज हमने कार्य बंद नहीं करवाए। कल हमारा प्रोग्राम है 12-1 बजे तक। अगर कोई आता है सक्षम अधिकारी, वार्ता होती है तो कोई समाधान निकल सकता है, नहीं तो अनिश्चित काल के लिए जो है कार्य भी बंद करा दिया जाएगा। और अगर कोई ऐसी दिक्कत आती तो हम न्यायालय भी जा सकते हैं। जो क्षेत्र के जनप्रतिनिधि है उनका क्या कहना है इसमें? क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हमारे साथ में सारे। आज तो हम कम लोग आए हैं, अब तो महिलाएं भी आएगी, कल से जनप्रतिनिधि भी आएंगे, सामाजिक लोग भी आएंगे, परिवार खासकर बहुत संख्या में आएंगे। आज और कल हम कम संख्या में रहेंगे। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।